मनोज अपनी बीवी सुजाता और अपने बेटे अमन के साथ रहता था। मनोज दुकान से घर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुझे फोन किया था अमन, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? फोन क्या तुझे इसलिए दिया है कि फोन रखकर कहीं भी भूल जाओ और अपने बाप का ही फोन ना उठाओ? पापा वो मैं बाथरूम में गया था ना, तो मुझे पता ही नहीं चला कब आपका फ़ोन आया। मैंने जैसे ही देखा कि आपका फ़ोन आया था, मैं तुरंत ही फ़ोन करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी आप घर पर आ गए। जैसी माँ वैसा बेटा, ये तो बहाने बनाती ही थी, अब तू भी इसके साथ बनाने लग गया। देख, आज जो हो गया सो हो गया, लेकिन दोबारा ना हो, वरना तेरी खाल खींच दूंगा। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे जवान बेटा है, आप उस पर क्यों इतना चिल्ला रहे हो? गुस्से में उसने कुछ कर लिया तो हम क्या करते रह जाएंगे? इतना मत चिल्लाया करो। और हुआ ही क्या था, वो बाथरूम गया था ना। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे आगे जुबान लड़ा रही है? तुझे पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ? क्या फिर तू भूल गई है? इतने टाइम से कुछ बोला नहीं तो फ़ायदा उठा रही है मेरी चुप्पी का? मैं तो बस अपनी बेटी के लिए बोल रही हूँ, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि मुझे किस बात का बुरा मानना है और किस बात का नहीं। तुम लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जिसने अपनी मर्जी चलाई ना, उसकी मैं खाल खींच दूंगा। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी जी। कुछ दिनों के बाद मैंने अमन की शादी के लिए एक लड़की देख ली है। सारी बातें हो गई है। शादी के लिए कुछ दिनों बाद ही हम उनके घर पर रोके के लिए जाएंगे और रोके के कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी करवा देंगे। और मुझे इस बात पर कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। मेरी हाँ में हाँ मिलाना है तुम दोनों को, ठीक है? मनोज इतना बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। मनोज की बात सुजाता और अमन को मजबूरन माननी ही पड़ती है। कुछ दिनों बाद मनोज के कहे अनुसार होता है और सब रोके के लिए जाते हैं। रोके के कुछ दिनों बाद अमन की नीलम नाम की लड़की से शादी भी हो जाती है। नीलम शादी के बाद घर आती है और घर को संभालने लगती है। एक दिन जब वो रसोई में सबके लिए कढ़ी बना रही थी तो कढ़ी देखकर मनोज चिल्लाता है, क्या कर रही हो बहू? घर में कढ़ी किससे पूछकर बनाई? तुझे पता नहीं कि मैं कढ़ी नहीं खाता? ससुर जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं बनाती। पर आपको नहीं खानी इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम भी ना खाएं। आप बता दीजिए, आपको जो खाना है वो मैं बना दूंगी। मुझसे बदतमीजी नहीं। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो घर में बनना तो दूर आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस घर का मालिक मैं हूँ। इस घर में जो पैसे आते हैं ना, वो मैं लेकर आता हूँ। माफ़ कीजिएगा पापा जी, आप जिस दुकान की बात कर रहे हैं ना, जहाँ से पैसे आते हैं, उस दुकान पर मेरे पति भी काम करने जाते हैं। तो आप ये तो मत भूलिए कि आप पैसे लेकर आते हैं। आप और आपका बेटा दोनों बराबर के पैसे लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं ही आपका बेटा ही आपसे ज़्यादा पैसे लेकर आता है। और वो दुकान क्या तेरे बाप ने दहेज में दी थी? वो दुकान भी मेरी है। मैंने ही उस दुकान को खोला है। अगर मैं नहीं खोलती तो तेरा पति नल्ला इधर उधर घूमता रहता। इसलिए घर में जो भी बनेगा, जो भी आएगा, सब मेरी मर्जी का ही होगा। किसी को अपना दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ससुर का बर्ताव देखकर नेहा को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहती और काम करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद अमन से हिसाब में गड़बड़ी हो जाती है और इस बात का जब मनोज को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। नालायक, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। तुझसे हिसाब किताब तक संभाला नहीं जा रहा। हमने तुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए कि तू हमारा नुकसान करे और हमारे काम में घाटा करवा दे। पापा, मैं सब सही कर रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से अनाज का इकट्ठा इधर उधर हो गया। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा क्यों करता पापा? तू बहाने बनाकर मुझसे बच नहीं जाएगा। ये जो तूने किया है ना, इसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी। और जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक तुझे अकल भी नहीं आएगी। मेरी इतनी मेहनत से खोली हुई दुकान पर तू पानी फेरना चाहता है? रुक, आज तो तुझे मैं सबक सिखाता ही हूँ। इतना बोलकर मनोज अपनी बेल्ट निकालता है और जैसे ही अमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहाँ नीलम आ जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आप मेरे पति को इस तरह बेल्ट से क्यों मार रहे हैं? तेरा पति इतना निकम्मा है, इससे एक काम नहीं होता। हिसाब में गड़बड़ी कर दिया, पूरे 25 पैसे का नुकसान करवा दिया। अब 25 पैसे कहाँ से लाऊंगा? क्या 25 पैसे? आप बस 25 पैसे के लिए मेरे पति को बेल्ट से मार रहे हो? और ये सिर्फ मेरा पति नहीं, आपका बेटा भी है। आप अपने बेटे को बेल्ट से कैसे मार सकते हो? तो यहाँ अपने पति की वकालत करने आई है?
अरे एक एक पैसा जोड़ता हूँ मैं, घर को मैं चलाता हूँ, दुकान को मैं चलाता हूँ। तुम लोग तो बस मेरा नुकसान ही करवाते रहते हो, और अब भी तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। मतलब इस फसाद की जड़ तो तुम ही हो। तुम्ही ने मेरे बेटे का दिमाग टटोल लिया और उसको अपने वश में कर लिया ताकि उसका काम में ध्यान ही ना लगे, है ना? पापा जी आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये सब गलत है। अरे जिस घर में बच्चे ही खुश नहीं है उस घर में पैसों का नुकसान तो होगा ही ना। और मुझे नहीं लगता इस घर में आपके अलावा कोई और खुश है भी। नीलम के इतना बोलने पर भी मनोज उसकी कुछ नहीं सुनता और अमन को बेल्ट से मारकर वहाँ से चला जाता है। अपने घर में अपने ससुर की इतनी चलते हुए देखकर नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कुछ दिनों बाद नेहा अपने पति और सास को समझाते हुए कहती है, ये क्या है, मैंने सोचा था मेरा ससुराल मेरे जितना ही हिम्मत वाला होगा, लेकिन ये तो इतना ढीला ससुराल है जहाँ किसी का कोई पक्ष ही नहीं, सब बस एक इंसान पर निर्भर है। बहू ऐसा कुछ नहीं है, हम सब निर्भर हैं और हम इसीलिए निर्भर है क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और उनका पूरा हक है गुस्सा होने का। हमें भी तो कई बातों पर गुस्सा आ जाता है ना, तो उनका गुस्सा कैसे नाजायज़? वो जो कर रहे हैं हमारे भले के लिए तो कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर गुस्सा आता है तो आप लोग कभी बेल्ट से क्यों नहीं मारते? कभी उन्हें मारा है तो उन्हें पता चलता ना कि अपना गुस्सा उतारने के लिए बेल्ट से मारना सही है या गलत। नीलम तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इन सब में मत पड़ो ना। हाँ बिल्कुल, मैं इसमें पढ़ ही नहीं सकती क्योंकि मेरा पति तो बिल्कुल हिम्मत वाला नहीं है। जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता वो अपनी बीवी के लिए क्या लेगा। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा ससुराल इतना ढीला निकलेगा, जो अपने लिए बोलने से पहले भी इतना सोचे। अरे मेरे लिए ना सही, लेकिन आप लोगों को अपने लिए तो लड़ना चाहिए ना। आप सबको पता है कि ससुर जी बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन किसी की मजाल तक नहीं कि कोई उन्हें कुछ कह दे। नीलम इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। नीलम की बातें अमन और सुजाता दोनों के दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीलम की बातें सही तो थी। वो दोनों भी इसलिए शर्म से सर नीचे झुका लेते हैं। कुछ दिनों बाद दाल बच जाती है और सुजाता उस दाल को बाहर रोड पर फेंक रही होती है, तो दाल को रोड पर फेंकते हुए मनोज का दोस्त देख लेता है और वो सारी बातें मनोज को जाकर बताता है। मनोज गुस्से में धमधमाते हुए घर आता है और सीधा सुजाता को थप्पड़ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दाल फेंकने की? मैं यहाँ दुकान पर दिन भर घटना रहता हूँ और तुम होके दाल फेंक रही हो। पैसा क्या तुम्हारा बाप ला कर देता है मुझे? ये दाल खराब हो गई थी ना, इसलिए उसे फेंकना पड़ा। खराब दाल घर में कौन खाता? जब तुम्हें पता है कि घर में बस 4 ही लोग हैं खाने वाले, तो इतनी ज्यादा दाल बनाने की जरूरत क्या थी? कम बनाती तो फेंकनी ही नहीं पड़ती। ये दाल आपके हिस्से की बची थी, आपने कहा था ना आप खाना खाओगे, लेकिन घर आकर आपने खाना नहीं खाया तो वो दाल बच गई और वो बाद में ख़राब हो गई, इसलिए मुझे उसे फेंकना पड़ा। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो दाल मेरी वजह से खराब हुई है? मतलब घर में जो नुकसान हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, यही कहना चाह रही हो ना तुम? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं बस आपकी बात का जवाब दे रही हूँ कि दाल हमारी वजह से नहीं बची, बल्कि आपने नहीं खाई थी। तुम दोनों माँ बेटे को कुछ ज़्यादा ही चर्बी आ गई ना, है? घर में बहू क्या आ गई, तुम दोनों के तो पंख निकल गए। तुम दोनों भूल गए कि मैं क्या हूँ। कोई बात नहीं, आज मैं तुम दोनों को याद दिलाई देता हूँ अच्छे से कि मैं हूँ क्या। मनोज सुजाता पर हाथ उठाने जा ही रहा था कि तभी अमन वहाँ आ जाता है और अपने पिता का हाथ उठते हुए रोक देता है। बस पापा, बस बहुत हो गया। हम लोग बस आपकी इज्जत करते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं, लेकिन आपने हमारी चुप्पी का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देख रही हो तुम्हारे बेटे को कैसे मुझे जवाब दे रहा है। जवाब देने पर मजबूर भी आप ही ने किया है। आपको हम लोगों की कोई कदर नहीं है, बस हमेशा मैं ही करते रहते हैं। पापा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए अब तक मैं चुप था, लेकिन अब आपने हद पार कर दी। मैं बड़ा हो गया हूँ, माँ आपकी धर्म पत्नी है और आप हम दोनों की इज्जत ही नहीं करते। यहाँ तक कि आप अपनी बहू की भी इज्जत नहीं करते और आप चाहते हैं कि हम आपकी इज्जत करें। बस पापा, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आज के बाद माँ या मुझ पर आपने हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। अपने बीवी और बेटे से जवाब सुनकर मनोज का मुंह बंद हो जाता है और वो चुपचाप वापस अपनी दुकान में चला जाता है, जिसके बाद मनोज कभी भी अपनी बीवी और बेटे से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। शैतानी ऐसी चीज है जो एक बार घुस जाए तो निकलती बड़ी मुश्किल से है। रीमा जी की बहू बिन्नी बहुत शांत मिजाज की थी,
ना किसी से ज़्यादा बात करती और ना ही किसी से ज़्यादा मिलती जुलती। वैसे बहू अच्छी है, ज़्यादा लपड़ तपड़ में नहीं रहती, कम बोलती है, कम सुनती है। नहीं तो पड़ोसन की बहू सारा दिन घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लेकर खड़ी होती है। लेकिन रीमा को क्या पता था, जो शांत है वही असली तूफान का कारण बनने वाला है। माँ, मेरा शेविंग ब्लेड नहीं दिख रहा है, न जाने कहाँ चला गया। तभी ससुर की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे भैया, अरे ये ब्लेड यहाँ किसने रखा? ये क्या, ब्लेड, और वो भी ससुर जी की कुर्सी पर? लेकिन ये ब्लेड तो सन्नी के कमरे में होता है ना, वहां से कौन यहाँ रख देगा? अरे मुझे क्या पता, मैंने तो बस बहू को बोला था कि मेरी चेयर के पास चाय रख दे, मैं नहा कर आ ही रहा हूँ। अरे नहीं देख पाई होगी वो ब्लेड, वैसे भी आपने भी तो नहीं देखा ना, और बैठ गया ना उस पर, क्यों? हाँ ये तो है। लाइए पापा, अब ब्लेड मुझे दीजिए, मुझे शेविंग करनी है। बस अब क्या था, बहू बेचारी से बनकर घर में रहती, लेकिन कोई ना कोई खुराफात करती ही रहती। फिर एक दिन, आज तो मैं राजमा चावल बनाकर खिलाती हूँ बहू। वो क्या है ना, सन्नी को मेरे हाथ के राजमा पसंद है, तू खड़ी होकर देखना कैसे बनता है, ठीक है ना? लेकिन मुझे तो आता है राजमा बनाना मम्मी जी, मैं भला क्यों सीखूं? अरे चुप रह, सुना नहीं मैंने क्या कहा? सन्नी को मेरे हाथ के राजमा पसंद है इसलिए। ठीक है माँ जी, कल को आप मर जाती हैं तो कम से कम मैं उन्हें आपकी कमी तो नहीं होने दूंगी। चलिए आप ये राजमा बनाना मुझे सिखा ही दीजिए। ससुर सास बहू की बात सुन रहे थे, वो बहू की बात पर जोर से हंसते हैं। रीमा, दो जवाब बहू की बात का। हाँ जी, तो बात यह है कि सास इसलिए बहू को नहीं सिखाती कि वो मर जाए तो बहू बेटे को माँ की कमी महसूस ना होने दे, लेकिन मैं तुझे इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि अब से मैं आराम से बैठा करूंगी और घर में तू राजमा बनाएगी, समझी? बहू को सास की आराम परस्ती वाली सोच पर गुस्सा आ जाता है। बड़ा ये आराम करे, ये मलाई खाए, ये पार्टी करे, और मैं नाकरानी। अब बताती हूँ कि कैसे बनता है राजमा। सास तो राजमा बनाकर चली जाती है। बहू जल्दी से खुद किचन में खड़े खड़े ही खाना खाती है और फिर बचे खाने में ढेर सारा मिर्ची पाउडर डाल देती है। मेरा तो पेट फुल, अब पता चलेगा कैसे बनता है राजमा। सन्नी आता है और माँ प्लेट में बेटे को खाना देती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो खाना खाता है, माँ पानी, पानी नहीं, चीनी, अरे चीनी भी नहीं, रसगुल्ला, माँ रसगुल्ला दे दे, बहुत तेज मिर्ची डाली है। हैं, ये क्या हो गया, मैंने तो थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाला था। तभी दिखावा करती बहू भी वहाँ आ जाती है। माँ जी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी से खाने को कुछ दे दो ना। ये रुको, मैं खुद ही ले लेती हूँ। हाँ तो खुद ही ले लेना, इसमें करने की क्या ज़रूरत है? वो माँ जी इसलिए क्योंकि वो क्या है ना, आप ही ने तो कहा था कि मैं आपसे बिल्कुल ऐसे ही राजमा बनाना सीख लूँ, तो जब तक खाऊंगी नहीं पता कैसे चलेगा कि कैसे बनाना है, कैसे बने हैं क्या? अरे नहीं नहीं, तुम रहने ही दो, तुम मत खाना, बहुत सारा मिर्च है इसमें, और प्लीज़ ऐसे राजमा तो बिल्कुल मत बनाना। सास को बहुत गुस्सा आता है कि बेटा ऐसे कैसे बोल रहा है। भाई कल तक तो ऐसे ही राजमे को उंगली चाट चाट कर खाया करता था, लेकिन फिर भी ये सवाल रह गया कि मिर्च आई कहाँ से। बहू, मैंने तो राजमे में मिर्च बहुत कम डाली थी, फिर कहाँ से मिर्ची आई? क्या है माँ, उस पर शक क्यों कर रही हो? अरे वो क्यों करेगी? और माना कि जलन के मारे वो ऐसा कर भी दे तो वो क्या खुद खाने की जिद करती? क्या माँ, उम्र हो रही है तुम्हारी। माँ भी समझ जाती है कि उसकी उम्र तो हो रही है, लेकिन मिर्च इतनी ज़्यादा। खैर, बहू की शैतानियाँ तो बढ़ती ही जाती है। वो ना कुछ देखती ना कुछ सोचती, बस कुछ ना कुछ शैतानियाँ करती रहती। फिर एक दिन, हम लोग ना थोड़ा घूमने जा रहे हैं। अरे थोड़ा क्यों जा रहे हैं, अब जाना ही है तो पूरे जाइए ना। मजाक कर रही हैं आप? अरे नहीं नहीं, क्यों, हम क्यों मजाक करेंगे?
बड़ी मजाकिया हैं आप। अच्छा सुनिए ना, कल से हम लोगों के बगान में पानी दे देना ना, और हाँ वहाँ कोई भी पौधा मरना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या है? एक तो मदद करेंगे, ऊपर से धमकी। अरे ना जी ना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहू को बुरा लग जाता है, या यूं कहे कि पड़ोसन और सास के बीच की नोक झोंक के बीच उसके मन का खुराफाती दिमाग जाग जाता है। फिर अगले रोज पड़ोसन के घर जाकर बहू सारा बाग तहश नहश कर देती है, गेट के अंदर गाय छोड़ देती है और सारे गमले तोड़कर घर जाकर सो जाती है। हे भगवान, अपने घर का काम कम है, जो पड़ोसन नई ड्यूटी देकर गई है उनके पेड़ों को पानी डालने की। अब तो होगा बवाल पूरा वाला। सास पानी की बाल्टी लेकर जैसे ही पड़ोसी के घर जाती है, पर ये क्या, सारा का सारा बगीचा तो अब है सही वक्त पड़ोसन को फोन कर देती हूँ कि भाई सासू माँ लेकर तो गई थी बाल्टी में पानी, लेकिन लग रहा है आपका सारा बाग बर्बाद करके आई है। बहू पड़ोसी को फ़ोन कर देती है। वो सारा दोष सास पर लगा देती है और फिर, आपने तो कल ही देखा था कैसे सासू माँ ने आपको कहा था। वैसे सासू माँ को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाय रे, रीमा ऐसी निकलेगी मैंने तो सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत गलत बात है रीमा जी की। मेरा तो सारा बाग ही बर्बाद कर दिया। आती हूँ तब खबर लेती हूँ तेरी सास की। हाँ हाँ आंटी जी, और क्या, लेकिन ध्यान रहे मेरा नाम ना लेना। वो क्या ना, मुझे तो उनके साथ ही रहना है। मैं तो बस आपकी शुभ चिंतक थी तो बता दिया। हाँ बेटा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये क्या, 2 दिन बाद पड़ोसन जब रमा के घर में आती है तो पूरे गुस्से से लाल होती है। मज़ा आ गया, आज तो सासू माँ की ऐसी की तैसी होना तय है। लेकिन ये क्या, पड़ोसन तो सास को छोड़ बहू को खूब डांटती है। अरे क्या हो गया, आपका बाग खराब था तो मेरी बहू पर गुस्सा निकालने की जरूरत क्या है? वाह, बहू फ़ोन करके सास को फंसाती है और सास बहू को बचाती है। बहू को अपनी गलती का एहसास तो हो रहा होता है, लेकिन पड़ोसी को बहू का खेल कैसे पता चला ये सोचकर वो हैरान होती है। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, समझी? मुझे तेरा खेल तभी पता चल गया। बहू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे माफ कर दे सासू माँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक औरत अपने 3 बेटों के साथ रहा करती थी। उस औरत का नाम था सुमन। सुमन के 3 बेटों की शादियां हो चुकी थी। उसकी 3 बहुओं के नाम मीना, मधु और सीमा थे। सुमन की 3 बहू सुमन से बहुत डरा करती थी। अरे, अभी तक किसी ने मेरे नहाने का पानी गर्म नहीं किया, क्या बात है? सासू माँ अभी लेकर आती हूँ। आधा घंटे पहले कहा था और अभी तक याद नहीं। माफ करना, गलती हो गई। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सासू माँ, मैंने आपका खाना लगा दिया है, अब जल्दी से खाना खा लो। अरे ये कैसी सब्जी बनाई है, ना इसमें नमक है ना मिर्ची। मुझे नहीं खानी तेरे हाथ की बनाई सब्जी। कोई बात नहीं सासू माँ, मैं आपके लिए दूसरी सब्जी बनाकर लाती हूँ। मेरी बहू को जरा भी अकल नहीं, ना ठीक से काम करती है ना ढंग से खाना बनाना आता है। अगले दिन शाम के वक्त, अरे अभी तक घर में दिया बाती क्यों नहीं हुआ? सीमा बहू, तुझे कह कर गई थी ना मैं। मम्मी जी, वो मैं रसोई में खाना बनाने के लिए गई थी ना, बस इसी चक्कर में भगवान का दिया बाती करना भूल गई। अरे रहने दे, अपने ठाकुर जी की पूजा अपने आप ही कर लूंगी। तुम बहुओं से कुछ नहीं होने वाला। सुमन जी के सख्त व्यवहार के कारण उनकी बहुएं उनसे दूरी बनाकर रखती थी और उनसे बात भी नहीं किया करती थी। सुमन जी के डर की वजह से उनकी 3 बहुएं घर का काम करके अपने अपने कमरों में चली जाती। इस वजह से सुमन जी कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस किया करती थी। एक दिन सुमन जी उदास होकर मंदिर के बाहर बैठी हुई थी, तभी वहां पर पंडित जी आ गए। अरे क्या हुआ सुमन जी, इतनी उदास क्यों बैठी हुई हैं आप? अरे भाई, आपका तो पूरा भरा पूरा परिवार है,
फिर किस बात की उदासी? अरे क्या बताऊं पंडित जी, 3 बहुओं के होते हुए भी अकेली रह गई हूँ। मेरे से कोई बात ही नहीं करती। अरे सुमन जी, 3 बहुएं हैं, कोई तो बात करती होगी। अरे ना पंडित जी, सब अपने अपने कमरों में घुसी रहती हैं। घर के काम करके मुझसे तो बात ही नहीं करती। मैं अकेली की अकेली रह जाती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी तीनों बहू आपसे डरती हो? हाँ पंडित जी, बात तो सही है कि डरती है। वो क्या है ना, मैं उनको डांट कर रखती हूँ। सुमन जी, आप एक काम करिए, कुछ दिन अपनी बहुओं को डांटना बिल्कुल छोड़ दीजिए और उनसे खूब प्यार से बात करिए। फिर देखिए, आपको अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। अगले दिन से सुमन जी का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। सुबह सुबह जब मीना उनके लिए नाश्ता बनाकर लाई, अरे वाह बहू, कितना बढ़िया और स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर लाई हो। सासू माँ, सच में आपको मेरे हाथ का नाश्ता पसंद आया? हाँ हाँ बहू, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है आज तुमने। सासू माँ, मैं आपके लिए ये साड़ी लेकर आई थी, पता नहीं आपको पसंद आएगी या नहीं। अरे वाह 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 बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर है। पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद आ गई। मैं तो अगली बार जब भी किसी शादी में जाऊंगी तो इसी साड़ी को पहनूंगी। सासू माँ, वो मुझे मेरी सहेली से मिलने जाना था, अगर आप कहें तो। अरे बहू, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम ऐसे ही चली जा सकती हो। तुम लोग ना इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मुझसे पूछा मत करो। ये घर तुम्हारा है, तुम्हें ही तो संभालना है। सुमन जी का बदला व्यवहार देखकर तीनों बहुएं आश्चर्यचकित थी। लेकिन अब सुमन जी ने अपनी बहुओं को कुछ भी कहना, समझाना या डांटना पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसकी वजह से धीरे धीरे उनकी तीनों बहू लापरवाह हो चली थी। एक दिन दोपहर में, अरे मीना बहू, कहाँ हो बेटा? 1 घंटे से भूखी बैठी हूँ, जरा खाना तो लेकर आओ। क्या मम्मी जी, आपको सारे दिन खाने की लगी रहती है, मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? थोड़ा तो इंतजार कर लो, अभी 1 घंटा और लगने वाला है। अरे तो मधु को बोल दे, वो मेरे लिए खाना बना देगी। अरे सासू माँ, मधु भाभी तो सुबह से ही घूमने के लिए गई है। अब आपके पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अरे तो सीमा, तू तो फ्री है ना बेटा, तू ही खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। सासू माँ, अभी खाना बनाने की ना मेरी बारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे मैंने तो पंडित जी की बात मानकर इन तीनों बहुओं को डांटना बंद कर दिया था। मुझे क्या पता था कि मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे। धीरे धीरे सुमन जी की बहुओं ने उनकी बात मानना बिल्कुल बंद कर दिया। इस वजह से सुमन जी की हालत बहुत खराब होने लगी और एक दिन वो फिर से मंदिर गई। अरे सुमन जी, क्या हुआ? आप इतनी बीमार और दुखी क्यों लग रही हो? पंडित जी, मैंने तो वही किया जो आपने मुझे करने के लिए कहा था, लेकिन देखिए क्या हालत हो गई है मेरी। नाराज ना होइए सुमन जी, मुझे पूरी बात बताइए, मैं कुछ उपाय बताता हूँ ना। अरे आप क्या उपाय बताएंगे? आपके कहने पर मैंने अपनी बहुओं को कुछ भी कहना और समझाना बंद कर दिया, और देखिए क्या हालत हो गई मेरी। अरे लेकिन हुआ क्या सुमन जी? अब तो मेरी बहू मुझे खाना भी नहीं देती, ना मेरी कोई चिंता करती है। मैं बीमार होकर घर में पड़ी रही, लेकिन किसी ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। अरे अरे अरे, ये तो बहुत गलत बात है। आपकी बहुओं को आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये सब आप ही की वजह से हुआ है। नहीं सुमन जी, आपको समझने में गलती हुई है। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको अपनी बहुओं को बेवजह नहीं डांटना चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप उन्हें समझाना ही बंद कर दे, सही और गलत का फर्क बताना बंद कर दे। आपकी दुर्दशा आपकी खुद की वजह से हुई है। हाँ शायद, लेकिन अब मैं क्या करूं पंडित जी? देखिए,
आपको अपनी बहुओं को वक्त रहते समझा कर रखना चाहिए था। गलती तो आपसे हो गई है। अब सुमन जी को पंडित जी की बात समझ में तो आ गई थी कि उन्हें बहुओं के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था, पर इसका ये मतलब भी नहीं था कि उन्हें सही और गलत बात के बीच का फर्क बताना या समझाना भी बंद कर देना चाहिए था। सुमन जी ने अपने व्यवहार को फिर से सुधारा और उनके परिवार की खुशियां लौट आई।